हेलो माय डियर, हाउ आर यू? वेलकम बैक करियर विथ ओम। और आज हम लोग चलते हैं फिर से 7 पार्ट में, देखते हैं कि 7 पार्ट में क्या क्या मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और बहुत ही अच्छा 7 पार्ट में लिटरेरी टर्म्स है और पूरा एम.एच. अब्राहम का ही है। इन्हीं का पूरा लिटरेरी टर्म्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए। हाँ, पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी ये सब पर, कि इसमें आपको कैसे आप ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसमें छूट कितनी है, कैसे है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ये ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। वैकेंसी का भरोसा ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी आ जाएगी तो 2 महीने 3 महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। कम से कम हमें 3 महीना पढ़ाने में अगर लगेगा, 4 महीना, तो आपको भी तो पढ़ने में समय लगेगा कि सिर्फ पढ़ने के बाद आप कर लेंगे। तो कम से कम आप लोग पढ़ना शुरू करिए। लेट स्टार्ट नाउ। अब हम लोग पहले देखते हैं कि देखिए, जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ये टोटल आप जानिए कि जो आपका एम.एच. अब्राहम की है, टोटल उसके मैं निचोड़ को इसमें आप लोगों के सामने रखा हूँ। अब आप लोग कैसे ग्रैप्स करते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में ऑफेनली पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं करियर विथ ओम में कितना छूट मिला है। ओम सर ने आप लोगों को कितना छूट दे दिया है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। कि देखिए, एक तो टीजीटी में आप देख रहे हैं, टीजीटी में 4000 के बराबर है 50% ऑफ। फिर पीजीटी में इतना ऑफ, यूजीसी में इतना ऑफ, एलटी ग्रेड में इतने में ही। अब आप पैकेज कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर टीजीटी पीजीटी करना चाहते हैं, मान लीजिए टीजीटी आपका 2000 हुआ और ये इसको ऐड करने के बाद दोनों 2000 ये हुआ, ये आपका हो गया 4500, 4400 आपका हो गया। अब दोनों 4400 हो रहा है, देख रहे हैं। अब 4400 में अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं, अगर एक एक करके लेते हैं, टीजीटी लेना है तो 2000 में आप ले लीजिए, पीजीटी लेना है तो 2400 2500 में ले लीजिए, और दोनों लेना है तो इसमें भी आप लोगों को छूट मिल जाएगी। ओके, 4400 में भी अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। ये बहुत छूट है, इसके बाद बढ़ जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं एलटी ग्रेड वाला, इतना है दाम, इतने में है। अगर कोई टीजीटी और एलटी करना चाहता है, इसमें आप जोड़ लीजिए तो ज़्यादा जाता है, और उसमें भी बहुत छूट मिल सकती है आप लोगों को। हाँ, इसके बाद आप देखिए, इस पर व्हाट्सअप करिए, और यहाँ जो आपका एक नंबर है, इस पर कॉल भी जाएगी, फ़ोन पे भी होगा, गूगल पे भी होगा, जैसे भी आपके सिस्टम जो हैं वो करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए डियर्स। आप लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वैकेंसी देख रहे हो कि वैकेंसी आ जाए तो पढ़ना शुरू करें। हम जब पढ़ाना शुरू कर दिए हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पहले पढ़ लिया जाए। इसके बाद 1 महीने 2 महीने में आप लोग 2 महीने में आप लोगों को केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केवल प्रैक्टिस कराऊंगा। ग्रामर का, लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेचर का एकदम छोड़ूंगा ही नहीं। जैसे लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, लिटरेरी टर्म्स में उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करूंगा, पूछूंगा, फिर टेस्ट लूँगा इससे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी बाकी है अभी। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी फॉर ऑपरेशन, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी तो तब हम लोगों को सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा कि अब कैसे पढ़ें, कितनी जल्दी पढ़ें। और आप लोगों को मैं बुक भी बताने वाला हूँ। अभी एक दिन लाइव जाऊँगा कि आप लोगों को बुक कौन कौन सी ले लेनी है। अगर है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। PDF में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं से कुछ भी नहीं करना होगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करनी होगी। ओके, चलते हैं, कम टू द पॉइंट, हम लोग चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है डेकोरम, तो डेकोरम जानते ही हैं, डेकोरेशन से बना हुआ है। डेकोरम मतलब ही हुआ डेकोरेशन। तो डेकोरेशन क्या करेगा? सुंदरता के लिए है, आप सुंदर बनाते हैं किसी चीज़ को। अब लिटरेचर को, जो लिटरेटम्स है, ये शब्द जो प्रयोग करके हम कैसे किसी साहित्य को अच्छा बनाते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड है डेकोरम। डेकोरम देखिए, लिटरेरी द टर्म डिजाइनेट्स द व्यू दैट देयर शुड बी propriety of fitness in the way that a sinner, देखिए आप लोग इसे जेनर पढ़ते होंगे, जबकि इसका ये जो है आपका सनर है। ओके, जा नहीं बल्कि सा पढ़ा जाता है, लेकिन हाँ, आदमी अक्सर जनर पढ़ता है, जो शैली होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शैली, भाषा आपकी।
ओके, शैली, भाषा आप जानते हैं। चलिए तो चलते हैं कि डेकोरम है क्या। ये उपयुक्तता है, जो सुंदरता है वो डिज़ाइन करता है। वो देयर शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ द फिटनेस इन द वे दैट जनर, मतलब शैली में आपकी कितनी सुंदरता है, जो आपने यूज किया है, जो वर्ड आपने प्रयोग किया है बोलते समय, जो शब्द यूज किया है, जो टर्म यूज किया। टर्म मतलब क्या होता है? शब्द होता है। टर्म कहीं और अलग से नहीं, टर्म का ही हिंदी जो है आपका शब्द है। टर्म मतलब होता है शब्द। तो जो शब्द यूज करके डिज़ाइन करते हैं हम लिटरेचर में, सब सेंटेंस में, वो उस शैली पर डिपेंड रखता है कि आपकी कैसी शैली है। जैसे आप कोई भी स्टार्ट करते हैं पोएम लिखना या आपको प्रोज में लिखना, कुछ भी लिखना हुआ, तो आप जैसे पोएम में लिखते हैं तो पोइट्री को कैसे आपने उसे जनर उसकी क्या है, शैली क्या है, किस टाइप की आपकी शैली है, उसको आप व्यक्त करते हैं, जिसमें आपको सुंदरता की बात होती है कि किस तरह से आपने उस हाउ टू एक्सप्रेस दैट वर्ड इन योर पोइट्री, आप अपनी पोइट्री में कैसे आपने एक्सप्रेस किया है। दैट इज़ ऑल, दैट इज़ कॉल्ड डेकोरम। डेकोरम तुरंत जान लेना कि सुंदरता है। जैसे आया तो इतना आप जान लीजिएगा कि डिज़ाइन करेगा इट्स सब्जेक्ट। हाँ ओके, चलते हैं हम लोग। तो इट्स सब्जेक्ट मैटर, जो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या हम लेते हैं? इट्स कैरेक्टर एंड एक्शन। देखिए जो सब्जेक्ट मैटर है और आपका इसका जो करेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर है, उसके एक्शन क्या हैं, उसकी स्टाइल क्या है, या उसको कैसे उसको हाउ टू नरेट दैट पोएम और प्रोज, या आपने कैसे डायलॉग उसमें दिया है। दिस इज मैच टू वन अनदर, ये मैच करें एक दूसरे से, दैट इज़ कॉल्ड डेकोरम। जितना भी चाहे आप जैसे भी शैली में लाते हैं तो आप कहते हैं कि जो आपका होता है स्ट्रेस अनस्ट्रेस, उसमें क्या चीज़ें आपने जोड़ा है, जैसे करेक्टर क्या है और एक्शन कैसा है, स्टाइल उसकी कैसी है, और उसे हाउ टू नरेट दैट, उसे नरेट कैसे किया गया है, उसका नरेशन कैसे है, उसका डायलॉग कैसे है, वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए, मैच टू वन अनदर, वन अनदर, सिर्फ अनदर का प्रयोग नहीं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। ओके, तो ये हो गया डेकोरम। आर यू गेटिंग कि डेकोरम है क्या? ये लिटरेरी जो टर्म्स है ये डिज़ाइन करता है व्यू दैट देयर शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ फिटनेस। किसका फिटनेस? उस सेनर का, किस जनर्स जो शैली में प्रयोग किया उसकी फिटनेस की बात करता है। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, हाउ टू नरेट दैट, व्हाट इज़ डायलॉग, दे आर मैच्ड। ओके, ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ चीज़ें जो होरेश है, होरेल लिखा हुआ है, ओके, रोमन होरेश। ओके, तो ऐसे है आर्ट ऑफ पोएट्री, कहने को देख रहे हैं पोएट्री लिखा हुआ है। आर्ट ऑफ पोएट्री जो है आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि यस पोएट्री, लेकिन आप देखिए ये एस्से है, पोएट्री नहीं है। अगर पूछ लिया, अब आप ये जान लीजिए कि अगर पूछ लिया, ये तो अगर पूछ सकता है कि ये क्या है, किस में है, किस स्टाइल में, किस जनर में लिखा गया है आर्ट ऑफ पोएट्री, तो डेकोरम है। अच्छा डेकोरम तो हो गया, ये क्या है तो आप एक बता देंगे ये एस्से है और कुछ नहीं है। किसकी है? रोमन होरेस की। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, रोमन होरेस की आपकी है। ओके, जैसे आप इसे कर लेंगे तो अब ये तीन चीज़ें आपकी इसी से तैयार हो गई। मैं आपको सिर्फ केवल लिटरेरी टर्म्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आपको लिटरेरी टर्म्स के साथ हिस्ट्री पोर्शन भी इसमें बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए। तो अब आपका एक ही हो गया, दो है, देख रहे हैं ना। तो आर्ट ऑफ पोएट्री आपका डेकोरम में ये क्या है, एस्से है रोमन होरेस के द्वारा। ऑफ एजुकेशन, ये मत जाना कि आपका फ्रांसिस बेकन, आप से ही स्टार्ट होता है फ्रांसिस बेकन का। ऑफ स्टडी है, ऑफ रिवेंज है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ एजुकेशन ये भी इससे है और रिटन बाय मिल्टन, इसको मिल्टन ने लिखा है 1644 में, 1644 में। इतनी बात समझ में आई? ऑफ एजुकेशन फ्रांसिस बेकन का नहीं है, दिमाग में रख लेना, क्योंकि जितने भी फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं वो सारे के सारे ऑफ से स्टार्ट होते हैं। आप सिंगल मैरिज
आपने देखा होगा, मैरिज एंड सिंगल की बात किया है, ऑफ रिवेंज की बात किए हैं, ऑफ स्टडी की बात किए हैं, ऑफ ट्रूथ की बात किए हैं। वो मिल्टन ने नहीं, वो फ्रांसिस बेकन ने किया है, जो आपके एसेइस्ट रहे। और ऑफ एजुकेशन आपके मिल्टन जी ने किया है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि डेकोरम है क्या? ये उपयुक्तता है, सुंदरता है, हाउ टू यूज़ इन योर जनर, what is the matter, what is the character, what is the style, what is the action, and how to narrate, and what is the dialogue, they are matched। तो ये मैच करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? डेकोरम। और डेकोरम के देखिए 2 एग्जाम्पल आपको मिल गए, आर्ट ऑफ पोएट्री एंड ऑफ एजुकेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एक होता है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एक होता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन अब इसको हमें पहले देखना है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये पूछा जाता है कि किसका टर्म है, इसको किसने एक एसोसिएशन होता है जोड़ना, और डिसोसिएशन मतलब होता है अलग करना, मतलब वियोजन या पृथक करना। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये जो फ्रेज है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये पूछ लिया जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाई विच पर्सन, किसके द्वारा किया गया है? आप बताएंगे टी.एस. एलियट। और टी.एस. एलियट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसमें किया है? द मेटाफिजिकल पोएट, जो 1921 में है। इसमें उन्होंने इसको ये आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, मतलब ये एक वर्ड आपका तैयार हो गया। पहला तो एक आप जान लीजिए कि लिटरेचर से जो संबंध है, इतने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसका टर्म है, किसने यूज किया है? तो टी.एस. एलियट ने यूज किया है। इसके अंदर गया तो किस में किया है? द मेटाफिजिकल पोएट में। हिज एस्से, उनका एस्से है द मेटाफिजिकल पोएट। ये मत समझना मेटाफिजिक वाला जॉन डन की बात। मेटाफिजिकल पोएट इन्होंने लिखा है, उनका एक एस्से है, और उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है व्हाट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है क्या, वियोजन है क्या, पृथक्करण क्या है? एसोसिएट नहीं है बल्कि डिसोसिएट है। ओके, जुड़े नहीं है बल्कि विघटन हुआ है। तो टी.एस. एलियट के द्वारा दिस टर्म, दिस फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाई टी.एस. एलियट इन हिज एस्से द मेटाफिजिकल पोएट। और किस सन में? 1921 में। और द मैनिफेस्टेड डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट और फीलिंग्स। इन्होंने जो अप्रीहेंशन ऑफ थॉट और फीलिंग्स की बात किया, डायरेक्ट इसको एड्रेस किया है, अपने मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया है। मैनिफेस्टेड मतलब, मैनिफेस्ट में तो होता है प्रकट करना, प्रकटीकरण, मतलब इन्होंने इसको प्रकट किया है या व्यक्त किया है, जो भी लिखना चाहते हो, व्यक्त किया, पास्ट टेंस मैनिफेस्टेड। तो मैनिफेस्ट किया, इसे व्यक्त किया या प्रकट किया। अ डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट और फीलिंग्स, ये आपका हो गया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। 2 क्वेश्चन बन गया। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. एलियट, एकदम रट लीजिए, इसे मत भूलिए। तुरंत ये पूछा जाता है, हो सकता है आपकी पूछ भी ले, क्योंकि इधर अब नहीं कभी पूछा। तो डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी अक्सर पूछता रहा है। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंट्रोड्यूस बाय टी.एस. एलियट, लेकिन इन विच एस्से, 4 एस्से दे देगा। मतलब क्वेश्चन अगर आपको अंदर पूछना शुरू किया, और अंदर जब पूछना शुरू किया तो डिसोसिएशन, ये तो हो गया आपका ऊपर की डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, ये जो फ्रेज है किसके द्वारा किया गया है, तो टी.एस. एलियट ने, ये तो ऊपर हो गया। अब ये पूछ लिया जाएगा कि इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. एलियट इन हिज एस्से, द नेम ऑफ दिस एस्से, तो इस एस्से का नाम मेटाफिजिकल पोएट है। ये मत समझना कि ये जॉन डन लिखे हैं। ओके, और अब इन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया है, डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। ओके, और फिर ये ध्यान दें हम लोग, फीलिंग्स और अप्रीहेंशन मतलब आप जानते हैं कि अप्रीहेंड करना मतलब किसी चीज़ का अनुभव बताना, तो उसमें उन्होंने अनुभव की बात की है, थॉट और फीलिंग्स की। ओके, ये आपका अप्रीहेंशन है, अनुभव है, अप्रीहेंशन, अप्रीहेंड करना, अनुभव करना, बताना, थॉट और फीलिंग्स को। और देखा जाए तो इन 17th सेंचुरी पोएट्री,
जो इन 17th सेंचुरी पोइट्री है, इसमें अनुभव, फीलिंग्स, सारी चीज़ें बताई गई हैं और कंस्टेंटली एमालगमेटिंग मतलब इसमें मिला हुआ है डिस्पोरेट री एक्सपीरियंस की बात करनी है। यह डिस्परेट जो है एक्सपीरियंस में है, एक्सपीरियंस चाहे EX, तो ये जो है आपका एक्सपीरियंस में लिया गया था। एक्सपीरियंस, डिस्परेट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कहते हैं ये एमालगमेटिंग कंस्टेंटली ये मिलता आता रहा और ये इन 17th सेंचुरी पोइट्री, कहाँ, इन 17th सेंचुरी पोइट्री में। ओके, अब हम लोग देखिए बकवास भी कर लें। बकवास का मतलब डागरल, डागरल मतलब है एकदम बकवास। अगर इसको पूछा जाए ये है क्या, तो ये जान लेना कि रफ हैवी फूटेड आपके ऑप्शन में आएगा, ये ध्यान रखिए। डागरल पूछा तुरंत दिमाग में आप बैठा लीजिए कि रफ हैवी फूटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन वर्ष से मतलब है, मतलब छंद रचना कैसी हुई है, जर्की उछाल मारती है, जर्क मतलब होता है उछाल मारती है। तो यहाँ आपका जो छंद रचना है वो उछाल मारने की बात कर रहा है, अर्थात इसमें कोई टर्म सही तरीके से नहीं किया गया, बल्कि ये बकवास टाइप में बनाई गई कविता है। तो जो बकवास रूप में बनाई गई कविता हो उसे हम डागरल कहते हैं, अर्थात रफ हैवी फूटेड। टर्म फूट, जैसे आपको फूट देखते हैं ना, स्ट्रेस अनस्ट्रेस की बात करते हैं, मतलब जिसको हम दीर्घ और लघु लगाते हैं ना, दीर्घ और लघु की बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो अब ये जो रफ हैवी फूटेड है जर्की वर्सिफिकेशन है, जिसको हम डागरल कहते हैं। इतने इससे मतलब है, इससे ज़्यादा इसमें मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम लोग ड्रामा पे। ड्रामा पे चलते हैं और देखते हैं कि ड्रामा क्या है। ड्रामा आप जानते हैं कि ये जो फॉर्म है कंपोजिशन डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस, ये ध्यान रखना। ड्रामा जो है ये कंपोजिशन डिज़ाइन है फॉर परफॉर्मेंस इन द कहाँ, थिएटर। ओके, थिएटर में जब हम अपना परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरह से कंपोजिट किया जाता है, कंपोज हम करते हैं अपने डिज़ाइन को कि हाउ टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड, और कहाँ स्टेज मतलब थिएटर में, उसे हम कहते हैं ड्रामा। भाई ड्रामा भी होता है, प्ले भी होता है ना। अब पूछ ले कि ड्रामा और प्ले में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि ये कंपोजिट किया गया और डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर में परफॉर्म किया गया, दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा। लेकिन प्ले ऐसी बात नहीं होती। प्ले में इसकी कहानी कहीं कहीं हर जगह से सारे सिस्टम आते हैं, कहीं भी लिया जा सकता है और बना करके तब एक प्ले तैयार किया जाता है। लेकिन ड्रामा वो परफॉर्मेंस मैटर है, परफॉर्मिंग मैटर है, कंपोज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रामा। और इन विच एक्टर टेक्स द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शंस एंड अटर द रिटन डायलॉग। और जो डायलॉग रीड किया गया, कहा गया है, मतलब एक रूप तो है ही है। ड्रामा हम करते हैं, उसके बाद हम जब उसे बाहर निकालते हैं, जैसे मूवी है, वो क्या है, एक ड्रामे में पहले उसे परफॉर्म किया जाता है तो उस समय वो ड्रामा होता है। इसके बाद जब हम उसे बाहर निकालते हैं एक प्ले का रूप ले लेता है। बस यही इतना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इन विच एक्टर टेक्स द रोल्स, इसमें क्या करता है, अपना रोल लेता है करेक्टर, जो भी एक्टर्स होते हैं, और करेक्टर्स जो है अपना परफॉर्म करते हैं और इंडिकेट करते हैं अपने एक्शन को, और अटर मतलब जो उनका डायलॉग है, रिटन डायलॉग है, स्क्रिप्ट है, उसको वो बोलते हैं। अटर मतलब बोलना, कहना, मतलब उसे उतारते हैं सेम, दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा। तो ड्रामा क्या हो गया, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। ड्रामा से रिलेट एक क्लोजर ड्रामा पूछा जाता है। ड्रामा सभी लोग जानते हैं, ये डिज़ाइनेट है परफॉर्मेंस इन द थिएटर, जो कि थिएटर में परफॉर्मेंस किया जाता है। एक्टर्स टेक द रोल्स, द करेक्टर परफॉर्म्ड द इंडिकेटेड एक्शंस एंड अटर द रिटन डायलॉग। तो इसमें हम डायलॉग देते हैं। अब क्लोजर ड्रामा क्या है, बंद ड्रामा। क्लोजर मतलब नज़दीक भी होता है। ओके, क्लोजर ड्रामा का मतलब हो गया नज़दीक ड्रामा। नज़दीक से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब होता है वहाँ तो परफॉर्मेंस किया, आप देखे भी, रिटन डायलॉग को बोला भी, यहाँ लेकिन यहाँ बोलने की बात नहीं है। ये क्या है, इट इज़ रिटन ए ड्रामेटिक फॉर्म।
ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा रहता है, फॉर्म विथ डायलॉग इंडिकेटेड सेटिंग एंड स्टेज डायरेक्शंस बट इज इंटेंडेड बाय द अनदर टू बी रीड रदर देन टू बी द परफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोजेड ड्रामा है परफॉर्म नहीं किया जाता, इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है ना। आप ये कह सकते हो केवल श्रव्य या पाठ है। पाठ ड्रामा, पाठ नाटक, इसमें आप मतलब सुनते हैं या पढ़ते हैं। ये कांट परफॉर्म ऑन द स्टेज, आप इसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते। ओनली ये रिटन ड्रामेटिक फॉर्म है। ये ऐसा ड्रामेटिक फॉर्म नहीं है जिसमें कैरेक्टर अपना एक्शन करता हो, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता हो और रिटन डायलॉग को बोलता हो। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं, इसमें परफॉर्मेंस नाम की चीज़ें नहीं है। इसमें जो डायलॉग दिया गया है, ड्रामेटिक फॉर्म में दिया गया है, उसकी सेटिंग और स्टेज और डायरेक्शंस सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसे हम परफॉर्म नहीं करते हैं। केवल हम इसे रीड कर सकते हैं या फिर आप इसे पढ़ सकते हैं। रीड कर सकते हैं, रीड मतलब पढ़ना, टू बी रीड रदर एंड टू बी परफॉर्म, मतलब इसे हम परफॉर्म तो कर ही नहीं सकते, करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे समसन एगोनिस्ट है ना, ये आपका एक क्लोजेड ड्रामा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि क्लोजेड ड्रामा जो है आपका, अगर पूछ लिया जाए समसन एंड एगोनिस्ट्स इन विच टाइप ऑफ ड्रामा, तो इस तरह से दे दिया, तो किस तरह का ड्रामा बताओगे? तो ये बता देना होगा कि ये क्लोजेड ड्रामा है। और समसन एगोनिस्ट किसने लिखा है? मिल्टन ने लिखा है 1671 में, 1671 में। ओके, तो समसन एगोनिस्ट याद कर लीजिए। एक तो पॉइंट आपको मिल गया कि किसने लिखा है, और फिर दूसरा पॉइंट ये मिल गया कि ये क्या है, तो क्लोजेड ड्रामा है। समसन एगोनिस्ट क्लोजेड ड्रामा, ये अक्सर अंदर ही पूछेगा कि ये है क्या, तो क्लोजेड ड्रामा है। बाकी अगर इसको ऊपर से पूछ लिया तो भाई किसने लिखा है, मिल्टन, आप बता देंगे, क्योंकि आपके टीजीटी में हाई है मिल्टन। मैनफ्रेड किसने लिखा है? अब मैनफ्रेड भी एक क्लोजेड ड्रामा है, क्लोजेड ड्रामा। ओके, मैनफ्रेड भी क्लोजेड ड्रामा है। जब ये 1817 में लिखा गया है, 1817 रटने की जरूरत नहीं है, 18 के बाद 17 लिख दीजिए। 1817 में मैनफ्रेड लिखा गया है, और किसने लिखा है? बायरन ने। इसको बायरन ने लिखा है। ये क्या है? क्लोजेड ड्रामा है कि इसको हम पढ़ सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन टू बी रीड रदर देन टू बी परफॉर्म्ड, बस इसकी सीटिंग, डायरेक्शंस एंड स्टेज ये इस इंटेंट पर रहता है, इस इरादे पर रहता है बाय दी अनदर। तो आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि क्लोजेड ड्रामा क्या है? ये श्रव्य या पाठ नाटक है। इतने आप हिंदी में जानते रहेंगे तो इंग्लिश में चाहे जिस तरह से वो बन के आएगा आप इसे लिख लेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं फिर इधर, और भी है एग्जाम्पल। प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड है। ओके, अनबाउंड नहीं, प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड किसने लिखा है? पीबी शेली ने। बहुत फेमस है ये। किसने लिखा है? ये फेमस है कि किसने लिखा, तो प्रोमेथियस अनबाउंड रिटन बाय पीबी शेली। जो कि ये है, पीबी शेली एक आपके पेसिमिस्टिक राइटर है, पेसिमिस्टिक पोएट है। और पेसिमिस्टिक मतलब जानते हैं आप, निराशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब जानते हैं, आशावादी। तो ये सब पेसिमिस्टिक राइटर पोएट है, जो कि इन्होंने प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है? क्लोजेड ड्रामा है, क्लोजेड ड्रामा। ओके, ये भी क्लोजेड ड्रामा हुआ। द डायनेस्ट, ये भी क्लोजेड ड्रामा हुआ। क्लोजेड ड्रामा हुआ, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा। ये ध्यान रखना,
द डायनेट्स जो है आपके टॉमस हार्डी ने लिखा है और ये है आपका क्लोजर ड्रामा है। ओके, क्लोजर ड्रामा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लोजर ड्रामा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टर्म है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। क्लोजर ड्रामा, क्लोजर मतलब नज़दीक से मतलब नहीं, बंद नहीं। बंद ड्रामा यू कैन से, तो बंद ड्रामा मतलब ये है कि केवल इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो बंद ही हुआ, मतलब इसे श्रव्य सुन सकते हो या आप इसे पढ़ सकते हो, इतने आप कर सकते हो। समसन एगोनिस्ट क्लोजर ड्रामा, मैनिपुलेट क्लोजर ड्रामा, फिर आपका प्रोमेथियस अनबाउंड एक क्लोजर ड्रामा पीबी शेली के द्वारा, द डायनेट्स। अब ये देखिए, आपको मैं हिस्ट्री पोर्शन बता रहा हूँ, जो इंग्लिश हिस्ट्री है वो पोर्शन आपका, नहीं तो सिर्फ अगर आपको लेटेड टर्म्स की बात होती है तो लेटेड टर्म्स इतने पर्याप्त हो गए। क्लोजर ड्रामा है क्या, इसमें मैं आप लोगों को ये बताने के लिए लिख दिया हूँ कि ये हिस्से इस तरीके से आएगा, तो इस समय यहाँ इसमें अब विषय भी पढ़ लोगे कहाँ किसने लिखा है और जान जाओगे ये है क्या। तो दो चीज़ें इस पर तैयार हो रही हैं, तो कौन कौन से, समसन एगोनिस्ट मैनफ्रेड बायरन का है, फिर प्रोमेथियस अनबाउंड या आपका पीबी शेली का है, द डायनेट्स है आपका थॉमस हार्डी के द्वारा। अब देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामा तो आप जान गए, मोनोलॉग, मोनो का मतलब अकेला और लॉग का मतलब डायलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का, अब ड्रामेटिक मतलब ड्रामा में, और मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल, अकेले। ये ऐसा है कि अकेले ही कहा जाता है, इसमें और कोई नहीं रहता है। ये सिंगल पर्सन एड्रेस करता है किसी चीज़ को, दिस इज एड्रेस्ड बाई अ सिंगल पर्सन, साइलेंट आर म्यूट लिसनर्स। इसमें जो है केवल सिंगल पर्सन डायलॉग मारेगा। मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल बोलता है, उसी को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। मोनोलॉग का मतलब अकेला और लॉग मतलब डायलॉग, अकेला डायलॉग, अकेला संवाद की बात करते हैं। अकेले जो संवाद होता है, सिंगल पर्सन, स्पोकन बाय सिंगल पर्सन एड्रेस्ड टू अ साइलेंट और म्यूट लिसनर इज कॉल्ड मोनोलॉग। तो मोनोलॉग इज लेंदी स्पीच, ये ध्यान रखना, ये कैसा है, लेंदी स्पीच है, और बाई किसके द्वारा, सिंगल पर्सन। मोनोलॉग का मतलब हो गया, तो सिंगल पर्सन के द्वारा ये लेंदी स्पीच है। मान लीजिए यही ऑप्शन में आ गया, इतने ध्यान रखिए। एड्रेस टू अ साइलेंट और म्यूट लिसनर, पूरा दिया तो पूरा, नहीं तो इतने पे आप जान जाएंगे कि जो लेंदी स्पीच है बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाँ, अब वो सिंगल पर्सन एड्रेस कर रहा है किस चीज़ को, टू अ साइलेंट और म्यूट, साइलेंट म्यूट को, लिसनर को ये एड्रेस कर रहा है। एक्सप्रेसेस इनर क्वालिटीज, इनर देखिए इसमें जो आपका इनर है, इट एक्सप्रेसेस, नहीं, इट एक्सप्रेसेस, ये एक्सप्रेस करता है इनर क्वालिटी को, मतलब अंदर क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस इनर क्वालिटी, इनर क्वालिटी को अब ये एक्सप्रेस करता है आप दी स्पीकर। स्पीकर के अंदर की जो क्वालिटी होती है, वो जो बोलता है अंदर से अकेले, दैट इज कॉल्ड। जैसे आप किसी भी रूप में हो और आपका जो माइंड है किस तरह से डाइवर्ट है, और उस माइंड को आप कैसे एड्रेस करना चाह रहे हैं, और अकेले ही आपको पूरे डायलॉग बोलने हैं लेंदी स्पीच में, उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब हो गया लेंदी स्पीच बाय सिंगल पर्सन एड्रेस टू अ साइलेंट और म्यूट लिसनर, और ये इनर क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, इनर क्वालिटी ऑफ द स्पीकर करता है। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री क्वाइंड बाई, किसने, एक चीज़ और ध्यान रखना, किसके द्वारा ये क्वाइन किया गया है, किसी ने क्वाइन किया है, वो किया है टेनिसन ने, जिसका पूरा नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, हम लोग टेनिसन के नाम से सिर्फ पढ़ते हैं, बुलाते हैं, लेकिन इनका अगर पूरा नाम देखा जाए, पूरा नाम आपका है
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एल टेनिसन आप कह सकते हो शॉर्ट में, एल टेनिसन। ओके, एल टेनिसन। तो ये हो गया आपका क्वाइंड किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखना। तो क्वाइंड जो है टेनिसन के द्वारा किया गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और देखिए अब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो माई लास्ट डचेज है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, देखिए इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक राइटर है, ये ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। ये देख रहे हैं कि उनकी जो खोई हुई डचेज है, ड्यूक का डचेज होता है, फीमेल है, लास्ट डचेज उसे कहते हैं। अब इतना, अब देखिए इन्होंने व्यक्त कर दिया कि जो कोई मर गया है, मरने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, मर गई तो आदमी एक ही जगह जाता है, ऊपर जाता है, तो मरने के बाद मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है कि हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम बिछड़े नहीं हैं, हम अलग नहीं हुए हैं, हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, जैसे आप चली गई ऊपर वैसे मैं भी आऊँगा। तो देखिए मरने के बाद भी कौन मिलता है, लेकिन नहीं, रॉबर्ट ब्राउनिंग ज़रूर मिल रहे हैं। तो माई लास्ट डचेज में इन्होंने ऐसा बताया है कि हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और जैसे आप एक जाने के बाद आदमी एक ही जगह जाता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर मैं भी आऊँगा यहाँ से जाने के बाद। तो माई लास्ट डचेज किसके द्वारा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा है, जो ऑप्टिमिस्टिक के एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है जान लीजिए। और 1842 में इसमें लिखा गया है। ओके, अब इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा पूरा एक्सप्लोर कर दिया गया। द फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम, फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ये है माई लास्ट डचेज 1842 रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम इज, कौन सा है। ये देखिए अंदर पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये जान गए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, लेंदी स्पीच एंड सिंगल पर्सन एड्रेस्ड करता है, और माई लास्ट डचेज रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। फिर आप जो है एक्सप्लोर किया गया रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, इसको किसने एक्सप्लोर किया, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। फिर ये फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम जो कि टेनिसन के द्वारा है, टेनिसन ने इसको लिखा है, वो है आपका ये लोटस ईटर, देख रहे हैं, लोटस ईटर टेनिसन के द्वारा लिखी गई है 1832 में। और आप जो है ये हमेशा ध्यान रखना, लोटस ईटर किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है लोटस ईटर। तो लोटस ईटर टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, जो कि ये क्या है, आपका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिएगा और कमेंट बताइएगा कहाँ आपके समझ में नहीं आया। वैसे मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, या अकेला संवाद है जो सिंगल पर्सन इसे डायलॉग बोलता है। और इधर आपने देखा ये डायनेट्स है, प्रोमेथियस अनबाउंड है, पीबी सिल्ली का, थॉमस हार्डी का, और मैनफ्रेड है, समसन एगोनिस्ट है। ये क्या है, ये क्लोजेट ड्रामा है। इस सब को आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे मत चूकिए याद करने से। और लोटस ईटर ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का फर्स्ट ड्रामेटिक है, इसलिए इसे भी याद रखिए, रिटन बाय टेनिसन 1832 में। ओके, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ये ऑप्टिमिस्टिक है, पूर्ण रूप से कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप इससे देख सकते हैं कि माई लास्ट डचेज में जिसकी रानी खो गई हो, मर गई हो, और उससे ये कह रहे हो कि कोई बात नहीं है, चलिए ऊपर हम भी आते हैं, मिलते हैं, ये क्या मतलब है। तो ऑप्टिमिस्टिक हुए, ड्रामेटिक मोनोलॉग हुआ। तो अब आज की बात बस इतनी मेरे डियर्स, एंड अब थैंक्स अ लॉट। और आप लोग एक फिर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए कैरियर विथ ओम, लिखा होगा कैरियर विथ ओम लिखा गया है। और देखिए आप इसमें व्हाट्सअप करके बात करिए, और कैसे जमा करना है, कैसे क्या करना है, और ये आप
इसमें फ़ोन कर सकते हैं और गूगल पे और क्या कहते हैं फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट माय डियर्स।